नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक तथा छात्रों के बीच यदि अंतः संबंध द्वेषपूर्ण हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल छात्रों पर पड़ेगा वरन अध्यापक पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, यहाँ पे आपको 100% सहमत होना पड़ेगा। तो 1 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? तो एक शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। जैसा शिक्षक होगा ऐसे ही उसके शिक्षार्थी भी होंगे। अगर वो सही अपने टाइम का पालन करता है, उसको अच्छा नॉलेज है, तो उसके स्टूडेंट भी उसी से सीखेंगे ना। तो इसलिए अगर वो खुद आशावादी होगा तभी वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र यहाँ पे क्या है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? बाल मनोविज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, मुझे बुरा लगता है। देखो, आप एक टीचर हो और आपको ये भली भांति पता है कि आपने केवल 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत शरारत करेंगे, कभी कभी वो उल्टा सीधा आपको भी बोलेंगे। तो अगर आपको इन छोटी मोटी बातों से बुरा लगेगा तो आप में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं उनको संभालने में। ठीक है। बी है, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। सी है, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ, या मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंदबुद्धि है। नहीं, देखो, अगर छात्र समझने में असफल होते हैं या उनमें कुछ कमी है, उनमें कुछ कमी हो सकती है कि वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आपका फर्ज क्या है? वो कमी दूर करना, ना कि केवल ये कहेगा कि वो मंदबुद्धि है और आपने बात टाल दी है। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगर कोई समझने में असफल हो रहा है तो आपने क्या करना है? जिस टीचिंग मेथड से आप उनको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने चेंज करके नई विधि से आपने अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? तो ऐसा होता है? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, नहीं, इससे उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। बिल्कुल, ये भी राइट है। बी है, नहीं, इससे उनमें जिद की भावना पैदा होती है। और सी है यहाँ पे, हाँ, इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की भी संभावना होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर क्या है? राइट है। क्योंकि देखो, दंड देना गलत है, एकदम गलत है, ठीक है, लेकिन कभी कभी छोटा मोटा दंड देने से भी कभी कभी क्या है, चांस हो सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ बिगड़े हुए काम कर रहा है, आपकी बातें नहीं मानता है, अगर आपने थोड़ा उसको डरा दिया, तो छोटा सा दंड दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो संभल जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी भी राइट है, ए भी राइट है और बी भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम की सबसे बड़ी खामी क्या है? तो सबसे बड़ी खामी क्या है? यहाँ पे ऑप्शन डी होगा 6 का भी राइट आंसर के रटने की व्यवस्था है, इसमें मानसिक बाधा है और अनुशासनहीनता है। तो ये सभी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैरिकुलम या पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि कैरिकुलम विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कैरिकुलम अगर बना दिया गया है तो सभी अध्यापकों के लिए एक जैसा होता है, बट अध्यापकों पे डिपेंड होता है वो किन किन वे में, किन किन तरीकों से वो अपने बच्चों तक उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पाठ्यचर्या सभी अध्यापकों के लिए एक जैसी होती है। जिस प्रकार पेपर सभी स्टूडेंट के लिए एक जैसा बनता है, लेकिन अगर आप उनकी कॉपी चेक करते हैं तो सबकी कॉपी में क्या है, अलग अलग
आंसर लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि अपना थॉट प्रोसेस सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए पाठ्यचर्या एक जैसी होती है लेकिन पढ़ाने का तरीका सभी का अपना अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो शिक्षक का कौन सा गुण है वो जिससे सभी छात्र इम्प्रेस होते हैं और उसको पसंद करते हैं? वो है उस अध्यापक की निष्पक्षता, ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी के प्रति क्या है, बायस है और किसी को अच्छा मानता है, कोई अध्यापक किसी को अच्छा नहीं मानता है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो अपने क्या है, अध्यापक से नफरत करने लगते हैं। तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो क्या है, उसकी निष्पक्षता है, सबको एक समान रूप से देखता है एक शिक्षक। तो ये होगा 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि? तो क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, इनके परिणाम जो है वो सदैव समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन निम्नलिखित में से किस रूप से संबंधित है? तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो 11 है उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है कि अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। आप उनको क्या है, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि जिससे वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और जो करियर आपने चूज कर रखा है उसमें वो आपका सहयोग दें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या होता है, कम महत्वपूर्ण होता है या अब महत्वपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होता है या निरपेक्ष होता है? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो 13 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है कि छात्र की बुद्धि औसत से भी बहुत नीचे होती है, तभी जाके अगर वो एक बार फेल हो रहा है तो हो सकता है कि टीचर में ही कुछ कमी है या स्टूडेंट में ही कुछ कमी है, लेकिन अगर वो बार बार फेल होता जा रहा है इसका मतलब क्या है कि जो उसका IQ लेवल है वो नॉर्मल से भी बहुत नीचे है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक सहायता करता है। तो शिक्षक कैसे सहायता करता है? तो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में एक टीचर सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव विकास है, तो मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है? तो कौन सी विशेषता यहाँ पे समाजीकरण की नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है, व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है। ये क्या है, समाजीकरण की विशेषता नहीं है, क्योंकि देखो व्यक्ति का समाजीकरण उसके घर परिवार आस पड़ोस और विद्यालय हो गया, जहाँ भी जाता है उसका समाजीकरण होता है, क्योंकि जब वो दो लोगों से मिलेगा, 4 लोगों से मिलेगा तो बातें करेगा और उन्हीं बातों से क्या है, उनका समाजीकरण भी होता है। तो समुदाय की भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे के समाजीकरण में। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शोध विधि का प्रयोग पहले किसकी शिक्षा में किया गया था? तो सबसे पहले शोध विधि का प्रयोग किसकी शिक्षा में किया गया था? तो विज्ञान की शिक्षा में, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं वो जिसमें मानव विकास को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है? तो वह है मनोवैज्ञानिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, शारीरिक हो गया। तो यहाँ पे जो 18 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम प्रभावित होता है। तो अधिगम किससे प्रभावित होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया से भी होता है,
अंतर व्यक्तिक संबंध से भी और दूसरों से संप्रेषण से भी। तो इसका मतलब है 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? अगर आप उसको पढ़ाते हैं और वो बार बार अपनी आंखों पे दबाव डालता है, अपनी आंखों को दबाता है, तो इससे आप क्या मानते हैं? तो 20 का जो सही आंसर है वो है क्या है कि उसकी आंख कमजोर हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो किसी भी छात्र को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा कि जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए, क्योंकि प्रत्येक स्कूल के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, और अगर कोई छात्र उसी के क्या है दायरे में कोई निर्णय लेता है तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए एक टीचर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अध्यापक या अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 22 का ऑप्शन ए है कि उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति। बिल्कुल सही है। अगर कोई अध्यापक है या अध्यापिका है, एक तो क्या है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको महीने का वेतन भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो पैसों की लालच के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मान और प्रतिष्ठा में बिल्कुल गिरावट आएगी। बी है उनके आचरण की गिरावट है। अगर उनका आचरण सही नहीं है तब भी क्या है, एक टीचर या एक मतलब अध्यापक है या अध्यापिका है, उनके प्रतिष्ठा एवं मान में गिरावट आती है, क्योंकि अगर उनका खुद का ही आचरण सही नहीं है तो अपने बच्चों के आचरण में क्या ही परिवर्तन ला सकते हैं। और सी है उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही। इसका मतलब क्या है, अगर ये तीनों चीजें उनमें डेवलप हो रही है अर्थात उनके प्रतिष्ठा एवं मान में बिल्कुल गिरावट आएगी। तो ये सही सभी ऑप्शन होंगे 22 के सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपके विचार में शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है आपके विचार में? तो 23 का सही आंसर है, शिक्षा क्या है? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें और जिसके द्वारा युवाओं के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को आकार में ढाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शिक्षा। 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? कौन सा अधिगम है वो? तो 25 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? तो एम ऑफ एजुकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए? बालकों का जिसमें सर्वांगीण विकास हो। तो यहाँ पे जो 26 है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, संप्रेषण के द्वारा किन का आदान प्रदान किया जाता है? तो संप्रेषण के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, विचारों का और अपने हाव भाव का भी। तो 27 का ऑप्शन डी होगा ये सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेखा चित्र या चार्ट के माध्यम से छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है? इसमें छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है? तो 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग क्या होता है? तो अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग क्या होता है? दैनिक रूप से वो पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है। अगर वो ऐसा करता है, अपने दैनिक रूप में पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन वो करता है, तो कहीं ना कहीं उसको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और अगर उसको इंफॉर्मेशन सही से है तो तभी जाके वो अपने बच्चों को भी करंट के बारे में, देश विदेश की जितनी भी चीज़ें हो रही है वो अपने बच्चों को बता पाएगा। और छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। तो ऑप्शन डी होगा ए और सी 29 का राइट आंसर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है उसकी क्या विशेषता है? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो 30 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर।
और ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप YouTube चैनल में नए आए हो तो YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।